अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा बहरोज़ पढ़ा लिखा लड़का है, घर का लड़का है, देखा भला है, खूबसूरत है, अच्छी शख्सियत का मालिक है, पैसे की भी कमी नहीं है। मेरे ख़्याल से शादी के लिए एक मर्द में ये खसूसियात ही देखी जाती हैं। उसकी माँ ने उसे प्यार से दलील दी थी, मगर उसने अपनी माँ को समझाने वाले अंदाज में कहा था, माँ, हुस्न और पैसा सदा रहने वाली चीज़ें नहीं हैं। बहरोज़ को इंसान की कोई कदर नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जिसके पास भले ही माल और दौलत या हुस्न ना हो, लेकिन वो इंसान को इज़्ज़त देना जानता हो, इज़्ज़त लेना जानता हो, मुश्किल वक्त पर साथ खड़े होना जानता हो। उसकी माँ ने उसकी दलील को रद्द कर दिया था। पूरे रास्ते से जारी इस बहस को समेटते हुए वो आंसू बहाने लगी थी और कहा था, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए पाला था कि तुम मेरी नाफरमानी पर उतर आओ, मुझे समझाने लगो, मुझे माँ बनाने की बजाय मेरी माँ बनने लगो। माँ के बहते आंसुओं के सामने उसने हथियार डाल दिए थे और बजाय बद्दुआएं लेने के उसने कहा था, माँ, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ, जो आप फैसला कर दे मुझे मंजूर है। बहरोज़ के वालिदैन ने उसकी ज़िद के सामने घुटने टेक दिए थे। आज वो बहरोज़ के लिए मीरब का रिश्ता मांगने उसके वालिदैन के पास उसके घर पहुँचे थे। यहाँ सारी बात पहले से तय हो चुकी थी, फ़कत मंगनी की रस्म अदा की गई। बहरोज़ आज बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। अगले चंद दिनों में निकाह के बाद वो हमेशा के लिए उसकी हो जाने वाली थी। इसी खुशी में आज वो अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा था और दोस्त उसको मुख्तलिफ़ मशरों से नवाज रहे थे। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तुम बहुत ज़्यादा मुरझा गई हो। मीरब की माँ ने उससे पूछा था। आखिर को माँ थी, अपनी बेटी के चेहरे पर आई परेशानी को भांप सकती थी। बेटी की उदासी उसे गमगीन कर देती थी। मीरब ने बिना लगी लिपटे रखे कहा था, माँ, मुझे जब से रिश्ता तय हुआ तब से अजीब सी घुटन रहती है। मुझे लगता है ये जो रईसज़ादे होते हैं उनके लिए रिश्ते नहीं अहम होते, वो फ़कत अपने जज्बात को मोहब्बत का नाम देकर किसी को अपना लेते हैं और फिर जल्द ही उससे उकता जाने पर उसे छोड़ देते हैं। उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी थी और समझाया था कि बहरोज़ ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं पता उसने कितनी मन्नत और वास्तों से तुम्हें मांगा है। वो कभी तुम्हारी बेकदरी नहीं करेगा। उसको पता था कि अगर वो मज़ीद बहस करेगी तो उसकी माँ फिर रो देगी, इसलिए उसने बहस को समेटते हुए फ़कत एक फ़िक्रा बोला था कि माँ, पैसे वालों के लिए ख्वाहिशों की तकमील से बढ़कर कुछ नहीं होता। ना इंसान, ना रिश्ते, ना अच्छाई, ना बुराई, ना कदर, ना अहमियत, ना वक्त, बस वो सब कुछ पैसे की नज़र से देखते हैं और जिस तरह से हो सके अपनी ख्वाहिश की तकमील कर लेते हैं और ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बिना माँ की बात का कोई जवाब सुने वो वहाँ से उठकर चली गई थी। आज बहरोज़ का निकाह था। वो अपने दोस्तों के साथ सच कर आया था। वह किसी शहज़ादे से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसके दिल की खुशी का पता दे रही थी। ये शादी नहीं, दौलत की नुमाइश का एक फंक्शन था जहाँ बहरोज़, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार और दोस्त और उनके वालिद का कारोबारी हिस्सेदार दौलत के मामले में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कोई पैसों की गड्डियाँ मार रहा था, कोई सोने के जेवरात गिफ्ट कर रहा था और कोई ब्रांडेड कपड़ों और गाड़ियों के तोहफे दे रहा था। खैर, शादी हो गई। चंद दिन बाद हालात नॉर्मल रूटीन में वापस आ गए। मीरब ने बिल्कुल घरेलू खातून की तरह घर के तमाम उमूर संभाल लिए। उसको घर में पूरी इज्जत और तकरीम मिली थी। किसी किस्म की कोई रोक टोक या कोई डांट डपट नहीं थी। मगर ना जाने क्यों उसके दिल में एक वसवसा था जो हमेशा परेशान किए रखता था। मीरब की माँ को मीरब की मौत की इत्तला पहुंचाई जा चुकी थी। ये इतनी अचानक आई थी कि सबके होश गुम हो गए थे, क्योंकि सब लोग तो खुशखबरी के इंतज़ार में थे, क्योंकि मीरब चंद ही दिन में माँ बनने वाली थी। मगर उस खबर ने सबको चकरा कर रख दिया था। मीरब की माँ के हाथ में मौजूद चाय न जाने कब की ज़मीन पर गिर चुकी थी। गरम चाय से उसके पाँव तक झुलस चुके थे, लेकिन उसे तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं था।
اسے بازو سے جھنجھوڑ کر بتایا گیا تھا کوئی چیز اٹھانی ہے تو اٹھا لیں، جلدی چلیں، میرب کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی ہے۔ وہ جس حالت میں تھی ایسی حالت میں ہی دوڑ پڑی تھی، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس کی گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں اور وہ گاڑی انہیں کہاں لے جا رہی ہے۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے تک روڈ پر بھاگنے کے بعد گاڑی ایک جگہ پر رک گئی تھی جہاں ایک تباہ حال کار کے پاس بہروز کھڑا تھا۔ میرب امید سے تھی، بہروز کی شدید خواہش تھی کہ اس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹا ہو، لیکن شومیئی قسمت، جب ڈاکٹر سے میڈیکل رپورٹ میں پتہ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ ماں کی کوکھ میں پلنے والا بچہ بیٹی ہے۔ بہروز نے میرب پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے پہلی اولاد بیٹی نہیں چاہیے، اور ضد کرنے لگا تھا کہ تم ابارشن کروا دو، مگر میرب اس پر راضی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ وہ میرب کو چیک اپ کروانے کے بہانے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر کو اس نے پہلے ہی کثیر رقم دے رکھی تھی۔ ڈاکٹر میرب کو بے ہوش کیا اور اس کو ابارشن کر دیا۔ ہوش میں آنے کے بعد جب میرب کو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا سانحہ بیت چکا ہے تو وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو سرسبز شاداب پہاڑوں میں بہنے والی آبشاروں کی طرح خوبصورت لگ رہے تھے، مگر آبشاریں روح کو تازگی بخشتی ہیں، نہ جانے کیوں یہ آنسو دیکھ کر بہروز کی روح کرب میں مبتلا ہو رہی تھی۔ بہروز نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے وہ آنسو صاف کرنے چاہے تھے، لیکن میرب نے رخ پھیر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کو فارغ کر دیا تھا۔ بہروز میرب کو لے کر ہسپتال سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا اور میرب اسے بد دعائیں دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، خدا کرے تمہیں کبھی میرے وطن سے اولاد نصیب نہ ہو۔ بہروز چپ چاپ یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس کے اطمینان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی تھی کیونکہ وہ اپنا کام کر چکا تھا، لیکن میرب گاڑی میں بیٹھ کر بھی یہی بد دعائیں دیتی جا رہی تھی۔ بہروز کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہ پا کر چلتی گاڑی کے دوران میرب نے بہروز پر جھپٹا مارا تھا۔ گاڑی سامنے سے آتے ہوئے ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ ٹرک میر والی سائڈ سے گاڑی کے اوپر چڑھ گیا تھا اور میرب نیچے آ کر کچلی گئی تھی۔ جب میرب کی ماں وہاں چند پہنچتی، بہروز تباہ حال کار کے سامنے کھڑا ٹھیک ٹھاک تھا۔ ریسکیو کی ٹیم میرب کی لاش کو اٹھا کر لے کر جا چکی تھی، مگر میرب کا خون اب بھی گاڑی کے اندر اور روڈ پر پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میرب کی ماں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ اس کی بیٹی پر کیا قیامت گزر چکی ہے تو شاید وہ صدمے سے ہی مر جاتی۔